नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पेशल टॉपिक में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो तमिलनाडु में संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसका कारण क्या है? गवर्नमेंट और तमिलनाडु के गवर्नर के मध्य टसल देखने को मिला। और इस टसल का कारण क्या है? आर्टिकल 176, आर्टिकल 176, अनुच्छेद 176 क्या कहता है? ये कारण बना हुआ है। और ऐसा भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है जब राज्य की विधानसभा ने राज्यपाल के विरुद्ध रेजोल्यूशन लेके आई और ट्विटर पे ट्रेंड हो गया गेट आउट रवि, जो कि नंबर 1 ट्रेंड किया ट्विटर पे। तो ये काफी संवैधानिक स्थिति है। उसकी कुछ राजनीतिक कारण भी हैं और कुछ अदर कारण भी हैं। तो इनने विवाद क्यों हुआ ये हम जानेंगे, और हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है ये हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि न्यूज में आप देख पा रहे हैं, ये ट्विटर की एएनआई की न्यूज है कि तमिलनाडु में प्रोटेस्ट देखने को मिले कि गेट आउट रवि के नाम से, जो कि तमिलनाडु के गवर्नर हैं। और ट्विटर पे भी इसको ट्रेंड किया गया, जो कि पहले नंबर पे ट्रेंड कर रहा था। ऐसी घटना हमको देखने को मिली और ये दा वीक की न्यूज है। कई जो इंडियन मीडिया हाउस है उनने इसको कवर किया, लेकिन हमारा कवर करने का उद्देश्य है कि आप लोगों के मध्य जागरूकता बढ़े, अवेयरनेस बढ़े और आप एग्जाम को क्रैक कर पाए, और जो सामान्य नागरिक है वो भी इसको आसानी से समझ सके। ये हमारा उद्देश्य रहता है। जैसे आप ट्विटर पे देख पा रहे हैं, एएनआई की न्यूज है, सेंटर के खिलाफ प्रोटेस्ट किए गए, गेट आउट रवि ट्विटर पे नंबर 1 ट्रेंड किया। क्यों किया? तो ये सारी बातें हैं। और ऐसी घटना की गवर्नर ने असेंबली से वॉकआउट कर दिया। ये भी कुछ विचित्र चित्र है हमारे लोकतंत्र का। तो ये हमें कुछ सोचने पे मजबूर करता है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों कारण हुआ। और एक गवर्नमेंट और गवर्नर के मध्य हमको टकराव देखने को मिलता है। ये राजनीतिक परिस्थितियों के कारण होता है। सेंटर में कोई और पार्टी की सरकार है, स्टेट में कोई और पार्टी की सरकार है। अधिकांशतः आप पश्चिम बंगाल के गवर्नर के मध्य देखने को मिलता है, पांडिचेरी में आपको देखने को मिलता है, दिल्ली में आपको देखने को मिलता है, तमिलनाडु में आपको देखने को मिलता है। तो तमिलनाडु में क्या हुआ ये हम समझते हैं। सबसे पहले जो हम समझते हैं कि आप एक बात समझते हैं कि जब भी कोई या वो सेंटर की बात हो, तो सेंटर में अगर पार्लियामेंट का पहला सेशन स्टार्ट हो रहा हो, पहली साल का, या चुनाव के बाद सरकार का पहला सेशन स्टार्ट हो रहा हो, तो प्रेसिडेंट उसको क्या करते हैं, उस सेशन को संबोधित करते हैं, दोनों हाउस को कंबाइन रूप से। ऐसा आर्टिकल 87 के तहत होता है। और जैसा कि आपको पता है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो वास्तविक रूप से क्या होते हैं, हमारे सरकार के मुखिया होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट शासन की मुखिया वहां के प्रधानमंत्री होते हैं। ऐसा ही कुछ सिस्टम राज्यों में अपनाया गया है कि जो वास्तविक मुखिया होगा वो राज्यपाल होंगे, लेकिन जो शासन के प्रमुख होंगे वो सीएम होंगे। और जो राज्यपाल होगा वो काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे क्या करते हैं, काम करते हैं। तो जब भी या वो केंद्र की, या जब राज्य में राज्य विधानसभा का पहला सेशन स्टार्ट होता है, बजट के सेशन स्टार्ट होने वाले हैं, तो सबसे पहला सेशन राज्य के गवर्नर उसको संबोधित करते हैं। जब राज्य में राज्य विधानसभा को या फिर उसमें राज्य परिषद है तो दोनों को कंबाइन रूप से उसको संबोधित कर देते हैं। सिमिलरली जैसा हमको राष्ट्रपति मतलब कि केंद्र में लोकसभा में और राज्यसभा में देखने को मिलता है। पहला सेशन कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे, या फिर चुनाव के बाद का पहला सेशन हो या फिर साल का पहला सेशन हो, कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे। सिमिलरली राज्य में गवर्नर करेंगे। इस बात को समझें। तो आर्टिकल 176 ये कहता है कि जब फर्स्ट सेशन हो आफ्टर ईच इलेक्शन, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में पहला सेशन अगर राज्य विधानसभा का हो रहा हो इलेक्शन के बाद, या साल का पहला सेशन हो, तो उसको गवर्नर क्या करेंगे? असेंबली को एड्रेस करेंगे। अगर वहां पे लेजिस्लेटिव काउंसलिंग है तो दोनों का कंबाइंड टुगेदर उसको सेशन को क्या करेंगे? एड्रेस करेंगे।
ठीक है, ताकि सरकार की उपलब्धियां बताई जा सकें, सरकार का मोटिव क्या है और सरकार आगे किस पे काम करना चाहती है वो मोटिव बताया जा सके। ऐसा गवर्नर के द्वारा, माने कि सरकार के बिहाफ पे कौन बोलता है, गवर्नर बोलता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। सिमिलरली आर्टिकल 87 केंद्र सरकार में लोकसभा को या फिर दोनों के कंबाइंड सेशन को कौन फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन या फिर साल का पहला सेशन हो, दोनों को कंबाइंड रूप से एड्रेस करते हैं, सरकार की उपलब्धियां बताते हैं, सरकार का रोड मैप बताने हैं, सरकार की योजनाओं के बारे में बताते हैं, सरकार के द्वारा स्क्रिप्ट दी जाती है उनको वो पढ़ते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो दोनों आर्टिकल क्लियर हुए। अब तमिलनाडु में हुआ कि तमिलनाडु की सरकार ने गवर्नर को RN रवि को दिया स्क्रिप्ट और उन्होंने, सरकार ने जो दी उसके कुछ शब्द उन्होंने नहीं बोले, उसके कुछ शब्द उन्होंने बोले, कुछ मतलब कि सरकार की स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग कुछ शब्द बोले, कुछ बातें कहीं और कुछ उनने बातें नहीं कहीं। तो इसी पे क्या हो गया, विवाद हो गया। जैसे अब हम जानते हैं कि उन्होंने क्या शब्द नहीं बोले और तमिलनाडु का क्या इश्यू है, तमिलनाडु का नाम भी उन्हें प्रपोज करने की बात की, तो उन्हें क्या शब्द नहीं बोले ये बोलते हैं। टसल किस बात पे हुआ, इस बात को समझते हैं। तो तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि और चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन के मध्य हमको टसल देखने को मिला। तमिलनाडु की सरकार ने गवर्नर को पॉइंट दिया, एक स्क्रिप्ट दी, उन्होंने कहा कि अब हमारी सरकार के बारे में बोलो। तो उस स्क्रिप्ट का 65 पॉइंट के बारे में उन्होंने बिल्कुल बात नहीं की, जिसमें कहा गया था कि स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की बात थी और कहा गया था 12 पॉइंट और 64 पॉइंट में यह भी कहा गया था अंबेडकर के बारे में बोलना था गवर्नर को, पेरियार के बारे में बोलना था गवर्नर को, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कामराज के बारे में बोलना था, CN अन्ना दुराई के बारे में बोलना था, M करुणानिधि के बारे में बोलना था, लेकिन इस पॉइंटों के बारे में गवर्नर ने नहीं बोला। इतना ही नहीं, इससे आगे भी तमिलनाडु की सरकार ने कहा कि हमने तो उनसे बोला था कि द्रविड़ मॉडल के बारे में बात करो, तो उन्होंने द्रविड़ मॉडल को स्किप कर दिया, इसके बारे में बात उन्होंने नहीं की। तो उन्होंने तमिलनाडु, और जब तमिलनाडु के गवर्नर की स्पीच चालू हुई तो उन्होंने कहा, लोगों को पोंगल की शुभकामनाएं दी, जो कि तमिलनाडु में काफी महत्वपूर्ण फेस्टिवल है, न्यू ईयर की शुभकामनाएं दी। और इसी दौरान जब उन्होंने इन शब्दों को, जब उन्होंने उनके द्वारा गवर्नमेंट की स्क्रिप्ट के अनुसार नहीं बोला, तो वो सेशन में स्लोगन बोले जाने लगे जो विधायक वगैरह थे कि तमिलनाडु बेस गेव, मतलब कि लॉन्ग लिव तमिलनाडु, और ईगल नाडु तमिलनाडु, इसका मतलब है अवर लैंड इज तमिलनाडु। इस प्रकार के स्लोगन बोले जाने लगे। और इसके अलावा उन्होंने इस बात को भी नहीं बोला कि स्टेट गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव हैं एजुकेशन के सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में, जो कि इलम तेड़ी कल्वी और मक्कालाई थेली मरुथुबम, तो ये दो एजुकेशन और हेल्थ के सेक्टर में इनिशिएटिव है, इनके बारे में भी उन्होंने, गवर्नर ने बात नहीं की। लेकिन उन्होंने बात की केवल संगम पॉइंट, अभियार और स्वामी विवेकानंद के बारे में बात की। और उन्होंने 65 पॉइंट एक बात और नहीं की, ग्रोथ के बारे में बात नहीं की, इक्विटी के बारे में बात नहीं की, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात नहीं की, सेकुलरिज्म के बारे में बात नहीं की, कंपेशन के बारे में बात नहीं की। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि तमिलनाडु स्टेट का नाम चेंज करके तमिज़गम कर देना चाहिए, क्योंकि नाडु का मतलब होता है कंट्री। तो तमिलनाडु के अंदर हमेशा ये भावना रहती है कि नाडु हम एक लैंड है, कंट्री के रूप में लैंड है। सेपरेटिज्म की भावना रहती है, प्रोटेस्ट करते हैं DMK पार्टी के लोग और इसके अलाई कि हमको भारत से अलग होकर देखना चाहिए, हम अपने आप में क्या है, कंट्री है। लेकिन ऐसा नहीं है। इस प्रकार की बातें वहां पे देखने को मिलती हैं। तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि तमिलनाडु के बजाय आप क्या कर दो,
तमिज़गम नाम कर दो, तो इससे क्या होगी, जो कंट्री की भावना होगी उसमें कमी हमको देखने को मिलेगी और इंटीग्रेशन अधिक से अधिक लोगों का भारत के नागरिकों के साथ। वैसे तमिलनाडु ने हमारे देश, हमारे काफी कंट्रीब्यूशन किया है, चाहे वो जीडीपी की बात हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल की बात हो, चाहे बहुत सारी बातें हो, उसमें कंट्रीब्यूशन हमको देखने को मिलता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हमेशा सेपरेटिज्म की भावना फैलाते हैं, तो ऐसे भी कुछ असामाजिक तत्व हैं, ठीक है। ले बेसिकली हमको इंटीग्रेशन देखने को मिलता है। आपके क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। ये मेरा कोई एक ओपिनियन है, तो इस बात को आप देख सकते हैं। तो उन्होंने इस बात की, तो इसी के दौरान क्या हुआ, तमिलनाडु की सरकार ने तमिलनाडु के गवर्नर के खिलाफ एक रेजोल्यूशन लेके आए, और ये रेजोल्यूशन ऐसा, लेकिन राज्य की असेंबली ऐसा कर नहीं सकती है, लेकिन उन्होंने किया और गवर्नर ने वहां से क्या कर दिया, वॉकआउट कर दिया। तो ये घटना हमको अप्रत्याशित रूप से देखने को मिली, इस बात को हमें देखना चाहिए। दूसरा, इस प्रकार की घटना हमको तमिलनाडु में पहली बार देखने को मिली, लेकिन इस प्रकार की घटना 1991 और 1996 में देखने को मिली, जब जयललिता की रिजीम थी और गवर्नर कौन थे, चिन्ना रेड्डी थे। तब उन्होंने माई गवर्नमेंट की जगह दिस गवर्नमेंट का शब्द का यूज कर दिया। तो इस प्रकार की घटना हमको तब भी देखने को मिली। तो इस प्रकार की घटना हमको लगातार देखने को मिल सकती है, लेकिन ये अप्रत्याशित घटना हमको देखने को मिलती है। लेकिन तमिलनाडु गवर्नर और राज्य शासन के मध्य हमको टकराव देखने को मिलता है कि गवर्नर को नॉमिनेट नियुक्त कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। जब मान लो राज्य में कोई अदर पार्टी की सरकार हो, तो हमेशा टसल हमको देखने को मिलता है। ये राजनीतिक चीजें हैं, संवैधानिक चीजें नहीं है, तो हमें इनको राजनीतिक रूप से ही हल करना चाहिए। कुछ सुप्रीम कोर्ट को भी जजमेंट हमको देखने को मिले हैं। तो संवैधानिक नियमों, संवैधानिक जो भी हमारे पास नियम हैं, उनका हमें सही रूप से पालन करना चाहिए। और राजनीतिक जो भी आपके बीच हमको द्वंद्व देखने को मिलता है, लेकिन संवैधानिक रूप से हमें उनका पालन अवश्य करना चाहिए। इस पे आपके विचार क्या हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये हमने टॉपिक स्पेशली रूप से पढ़ा, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच।